ज्ञान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि मृदा विज्ञान सॉइल साइंस से संबंधित है। इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम आपसे जो कि मृदा विज्ञान के बारे में हैं। सॉइल साइंस आप जानते हैं एग्रीकल्चर की एक कोर ब्रांच है और इसमें पौधों की वृद्धि के लिए जो मृदा है अति आवश्यक है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आपसे। पहला क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक पिंड जो विच्छेदित एवं अपक्षयित पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है तथा यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकता है, क्या कहलाता है? मृदा। तो प्राकृतिक पिंड मतलब सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। आप जानते हैं मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थ पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा विकसित हुई है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी डेवलप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन नेचुरल मटेरियल्स। ये आपका मृदा है, सॉइल है। एक पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ढकता है और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती हैं। तो जैसा आप जान गए कि ये एक प्रोफाइल के रूप में, परिच्छेदिकाओं के रूप में ये डेवलप होती है, तो इसको मृदा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द सोलम से हुई? तो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई। यानी अगर पूछा जाए मृदा किस भाषा का शब्द है तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा में एक सोलम शब्द है जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका मतलब होता है पर्थ। तो इस शब्द से इसकी का विकास हुआ। तो सोलम शब्द से जो कि लैटिन भाषा का था, इससे मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट देखिए, मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? तो मृदा संरचनाएं 4 प्रकार की होती हैं। ये पहला आपका प्लेटी स्ट्रक्चर, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, ब्लॉकी स्ट्रक्चर और स्फेरिकल, जिसको गोलाकार संरचना कहते हैं। ये 4 प्रकार की संरचनाएं हैं जो मृदा में होती हैं, जिसमें से आपकी ये जो गोलाकार संरचना है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है, ये खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कृषि के लिए, खेती के लिए मृदा की कौन सी संरचना सबसे अच्छी होती है? तो गोलाकार संरचना खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है आपका, ये खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिए, मृदा वर्ग कणों को वर्गीकृत करने की मुख्य प्रणाली कौन सी है? तो 2 प्रणालियां हैं। पहली है संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी कृषि विभाग प्रणाली और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये ज़्यादा माना जाता है, हर जगह मान्य है। तो ये अगर पूछा जाए मृदा वर्ग कणों को वर्गीकृत करने की मुख्य प्रणालियाँ कितनी हैं, तो 2 हैं। और कौन कौन सी हैं? तो ये हैं। नेक्स्ट देखिए, मृदा जल कितने प्रकार का होता है? 5वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा जल कितने प्रकार का होता है? तो मृदा में 4 प्रकार के जल होते हैं। मृदा जल 4 प्रकार का होता है। केशकीय जल, गुरुत्वीय जल, गुरुत्व जल जिसको कहते हैं, संयुक्त जल व आर्द्रताग्राही जल। कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये 4 प्रकार के जल हैं जो मृदा में पाए जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि पौधे मृदा से कौन से जल का उपयोग करते हैं, तो ये केशकीय जल का उपयोग पौधे करते हैं। बाकी ये जल
जो हैं तीनों, इसका उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। तो पौधे कौन सा जल का उपयोग करते हैं? केसकी जल का। और मृदा में कितने प्रकार के जल होते हैं? तो ये 4 प्रकार के जल होते हैं। नेक्स्ट वन इज, मृदा के भीतर ठोस पदार्थ से रहित जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? मृदा रंध्र कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं, मृदा रंध्र इनको कहते हैं। ठोस पदार्थ से रहित जो रिक्त स्थान है, मतलब ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के बीच में जो खाली स्थान है वो क्या कहलाता है? पोर स्पेस कहलाता है, मृदा रंध्र कहलाता है। और इसी पोर स्पेस में हवा और पानी विद्यमान होता है। इसी खाली जगहों में पानी होगी या हवा होगा, हवा या पानी दोनों इन्हीं जगहों पे पाया जाता है, इस खाली स्थानों में पाया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे इस तरह से ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो इसमें जो बीच की खाली जगह है यही पोर स्पेस कहलाता है, और इसी में पानी और हवा पाया जाता है। तो मृदा के भीतर ठोस पदार्थ से रहित जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं मृदा रंध्र, पोर स्पेस। नेक्स्ट देखिए, मृदा का वह गुण क्या कहलाता है जिसमें मृदा पर बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बनी रहे। मतलब सॉइल को आप एक प्रेशर से, एक दबाव से बल लगाकर कोई रूप देते हैं, और लेकिन जब वो बल हटाते हैं तो मृदा उसी रूप में बनी रहती है। तो ये गुण जो होता है मृदा का, कौन सा गुण होता है? तो ये मृदा सुघट्यता कहलाता है, सॉइल प्लास्टिसिटी, ये मृदा सुघट्यता कहलाता है। इसी गुण के कारण मृदा से कोई भी पात्र बनता है या कोई भी खिलौना बनता है। मिट्टी के खिलौने बनाने हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो आप देखते हैं कि कुम्हार उसको हाथ से या प्रेशर लगा के एक जो है शेप दे देता है, एक आकार दे देता है, और जब हाथ हटाता है, प्रेशर हटाता है, तो वो आकार वैसा ही बना रहता है, वो जो है अपने पूर्व स्थिति में नहीं आता है। तो ये गुण आपका मृदा सुघट्यता कहलाता है। नेक्स्ट वन इज, कौन सा जल 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर होता है तथा यह पौधों के लिए उपयोगी होता है? अभी मैंने बताया था पौधों के लिए उपयोगी कौन सा जल होता है? ये केसकीय जल होता है। 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है। अगर आपको से कोई ये भी पूछे कि केसकीय जल कितने वायुमंडलीय दाब पर, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पाया जाता है, तो 0.33 टू 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केसकीय जल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मृदा कोलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मृदा कोलाइड्स 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। नेक्स्ट आइए, मृदा जिसमें एक बार न्यूनीकरण हो चुका हो तथा पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं और सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है, इस क्रिया को कहते हैं रीग्रेडेशन। मतलब अगर आप सॉइल को एक बार पानी भर के उसको निकाल रहे हैं पानी, और उसके साथ आपका क्या कहते हैं जो टॉक्सिसिटी है वो निकल जा रही है, जिसको न्यूनीकरण कहते हैं इस क्रिया को। मृदा में एक बार न्यूनीकरण हो गया और उसके बाद फिर धीरे 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 वो सोडियम लवण इकट्ठा होने लगते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रीग्रेडेशन। नेक्स्ट देखिए, कृषि रसायन विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो लीविंग को कृषि रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। जस्टिन वॉन लीविंग इनका पूरा नाम था। 1803 से 1873 जर्मन में इनका कार्यकाल था पूरा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा नमी जो 1/3 बार पर हो, बार दबाव पर हो, क्या कहलाती है? ये फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। मृदा नमी 1/3 वायुमंडलीय दाब पर, जिसको प्रेशर कहते हैं 1/3 बार, बार प्रेशर की एक यूनिट है, दबाव की एक इकाई है।
तो 1/3 बार पर हो मृदा नमी, जो क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी। ये फील्ड कैपेसिटी कहलाती है, ये क्षेत्र क्षमता के नाम से इसको जानते हैं। आप किसी खेत में सिंचाई कर दीजिए, 24 से 48 घंटे बाद जो पानी खेत में भरा है, वो पोर स्पेस में भरा है, वो पानी आपका यही फील्ड कैपेसिटी कहलाता है, वो स्थिति फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। 24 से 48 घंटे बाद सिंचाई के, तो ये फील्ड कैपेसिटी कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, 15 बार पर मृदा नमी क्या कहलाती है? तो 15 बार पर मृदा नमी कहलाती है विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी मिलान बिंदु और अस्थायी मिलान बिंदु। अब इसके बारे में अगर जाएंगे तो टेम्परेरी विल्टिंग क्या है? अगर आप इरिगेशन दे दें, जब पानी की कमी हो जाती है तो पौधे सूखने लगते हैं। जब मृदा से, सॉइल से पानी मिलना बंद हो जाता है तो ये विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, विल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी उसको कहेंगे कि अगर विल्टिंग स्टार्ट हो गई, पौधे सूखने लगे, आपने सिंचाई कर दी, पौधे फिर से हरे हो गए, तो ये टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट है। और अगर आपने सिंचाई करने में देर कर दी, पौधे सूख गए और बाद में आप सिंचाई करते हैं लेकिन वो पौधे सूख चुके हैं, हरे नहीं होते हैं, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाती हैं। तो स्थायी मिलान बिंदु और अस्थायी मिलान बिंदु के नाम से टेम्परेरी और परमानेंट विल्टिंग ये दो प्रकार की होती हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, 15 बार पर मृदा नमी क्या कहलाती है? तो विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। नेक्स्ट वन इज टेंसियोमीटर मृदा में कितने दाब तक कार्य करता है? तो 0.8 बार तक मृदा में कार्य कर सकता है ये टेंसियोमीटर। मृदा नमी नापते हैं इससे, मृदा नमी तनाव। नेक्स्ट देखिए, मृदा रंग को किस विधि से नापते हैं? तो मुंसिल कलर मेथड है, इससे सॉइल कलर नापा जाता है। सॉइल आप जानते हैं कि अगर डार्क कलर है, ब्लैकिश है, डार्क ब्राउन है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है इसलिए है। अगर लाल कलर की मृदा है तो इसमें जो है आयरन की मात्रा अधिक है, लौह पदार्थ की मात्रा अधिक है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक से अमोनिया बनती है? तो कार्बनिक यौगिक से अमोनिया अमोनिफिकेशन में बनती है। अमोनिफिकेशन में कार्बनिक यौगिक से अमोनिया बनती है। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये क्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए, वह क्रिया क्या कहलाती है जिसमें नाइट्रोजन का कार्बनिक रूप अकार्बनिक रूप में बदल जाता है? तो ये मिनरलाइजेशन कहलाता है। ये क्रिया मिनरलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, फसलों में एजेटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरिलम, ये जैव उर्वरक जीवाणु हैं, के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है? तो ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसको सहजीविता भी कहते हैं। दोनों जीवाणु एक साथ कार्य करते हैं तो सहजीविता के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA के नाम से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आती है। जो नील हरित शैवाल है इसका वर्ग क्या है? थैलोफाइटा। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगभग कितनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है? ये 80,000 टन नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगभग होती है। नेक्स्ट, फसल उत्पादन में मृदा का समुचित उपयोग तथा आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? ये इडेफोलॉजी, सॉइल इडेफोलॉजी कहलाता है। ये सॉइल इडेफोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर बी धवन रायन, ये सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, मृदा माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? S.N. विनोग्राडस्की, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मृदा के संगठन, जीवन एवं उसकी गतिशीलता, संगठन, जीवन एवं उसकी गतिशीलता तथा मृदा की उत्पत्ति विवरण एवं लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो सॉइल पैडोलॉजी कहलाता है, या सॉइल पैडोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सॉइल साइंस से संबंधित हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। एक बार आपको ज्ञान कोचिंग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।